नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश कुमार सक्सेना, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय काला डेरा। आज मैं आपको कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय 8 गति पढ़ाऊँगा। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं गति के बारे में, आप अपने चारों ओर स्थिर वस्तुओं को देखते हैं और गतिमान वस्तुओं को देखते हैं। सड़क के किनारे खंबे, वृक्ष ये सब स्थिर हैं और आती जाती रेलगाड़ियाँ, उड़ते हुए पक्षी ये सब गति के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु स्थिर प्रतीत हो सकती है। जैसे यदि आप बस में बैठ के कहीं जा रहे हैं तो आपको सड़क के किनारे लगे हुए खंबे तथा वृक्ष, दुकानें ये सब गतिमान प्रतीत होंगी, परंतु उसके विपरीत दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड पर, सड़क पर खड़ा है तो उसके लिए ये सब चीज़ें उसे गतिमान नहीं लगेंगी, उसके लिए ये सभी चीज़ें स्थिर रहेंगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि गति दो प्रकार की हो सकती है। जब गति एक सीधी रेखा में होती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं, तथा जब अक्ष के चारों ओर कोई वस्तु चक्कर लगाती है तो ऐसी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे सरल रेखीय गति की। तो सरल रेखीय गति सबसे सरल प्रकार की रेखीय गति होती है। इसमें कोई भी वस्तु एक सरल रेखीय पथ में गति करती है। तो जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ में गति करती है तो ऐसी गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। इसको समझने के लिए हम नीचे दिए गई एक रेखा पर, एक सरल रेखा पर दृष्टिपात करते हैं, जिसके अंदर आपको चित्र में बता रखा है 0 से लेकर के 60 किलोमीटर का रास्ता है जो O, C, B तथा A से होकर गुजरता है। अब मान लीजिए कोई वस्तु पहले O से A की ओर जाती है तथा पुनः A से C की ओर लौटती है। ठीक है विद्यार्थियों, पहले O से A की तरफ जाती है और फिर वापस C की तरफ लौटती है। तो इस स्थिति में जो कुल दूरी होगी वो OA प्लस AC के बराबर होगी। और विद्यार्थियों OA है 60 किलोमीटर तथा AC है, A से C की तरफ जब आएंगे तो यह आएगा 35 किलोमीटर। इस प्रकार वस्तु कुल 95 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब जब हम दूरी की गणना करते हैं तो हम इसके केवल अंकीय मान को ही मापते हैं। इसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं करना पड़ता और साथ ही प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अनुमान नहीं लगाना पड़ता। दूरी की तरह ही एक अन्य चीज है विस्थापन। विस्थापन के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जब वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी अंतिम स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। अर्थात जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा था कि एक वस्तु पहले O से A आती है और वापस A से C तक आती है, तो इस प्रकार उसके द्वारा तय की गई दूरी 95 किलोमीटर 60 एवं
35 को जोड़ेंगे तो 95 किलोमीटर है, परंतु उसका विस्थापन क्योंकि अब उसकी स्थिति C पर है और चालू हुई थी वस्तु O से, तो विस्थापन केवल 25 किलोमीटर ही कहलाएगा। इसलिए दूरी में और विस्थापन में हमको यहाँ स्पष्ट रूप से अंतर समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, हम एक समान गति के बारे में पढ़ेंगे। एक समान गति किसे कहते हैं? एक समान गति जब वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है और समय के निश्चित अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे एक समान गति कहेंगे। जैसा कि आपको यह दिखाई दे रहा है कि पहले सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर और तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी वस्तु के द्वारा तय की जा रही है। अतः यह एक समान दूरी कहलाएगी। आगे हम क्रियाकलाप में देखते हैं। दो वस्तुओं की इसमें तुलना की हुई है। इसमें वस्तु A के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में और वस्तु B के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में है। जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित 15 मिनट के समय अंतराल में वस्तु A समान दूरी तय कर रही है, जबकि वस्तु B असमान दूरी तय कर रही है। देखिए 9:30 पर 10 मीटर, 9:45 पर 20 मीटर, 30 मीटर, 15-15 मिनट के अंतराल पर दूरी समान है। जबकि वस्तु B के द्वारा तय की गई दूरी आपको पहली बार 15 मिनट में 12 मीटर, दूसरी बार में 19 मीटर, तीसरी बार में 23 मीटर, चौथी बार में 35 मीटर, पांचवी बार में 37 मीटर दिखाई दे रही है। इसका मतलब निश्चित समांतराल में जब वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसे हम एक समान गति कहते हैं, और जब असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। अब विद्यार्थियों हम गति की दर का मापन करेंगे। गति की दर के बारे में आप जानते ही हैं कि गति की दर चाल कहलाती है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी चाल पढ़ी है। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और अगर इसे हम औसत रूप से व्यक्त करें तो औसत चाल तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समयावधि के बराबर होती है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से औसत चाल का सूत्र हो गया तय की गई कुल दूरी बटा उस तय की गई दूरी में लगा हुआ कुल समय। इसको हम सूत्र से निरूपित कर सकते हैं V बराबर S/T। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, और हमसे पूछा जाता है कि वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो ऐसे मामले में विद्यार्थियों हम वापस से सूत्र पर आएंगे। सूत्र कहता है औसत चाल तय की गई कुल दूरी में कुल समयावधि का भाग लगा के प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें कुल दूरी 16 प्लस 16 और कुल समय पहली बार में 4 सेकंड और दूसरी बार में 2 सेकंड लग रहा है। तो
यह मान रखने पर इसका उत्तर 32/6 5.33 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इस प्रकार हमें ये पता लगता है कि जब हमें औसत चाल निकालनी है तो हम तय की गई कुल दूरी में कुल समय का भाग लगा करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि चाल और वेग में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का सूत्र समान होता है। चाल भी दूरी बटा समय है, वेग भी दूरी बटा समय है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब चाल के साथ दिशा आ जाती है तो हम उसे वेग कहते हैं। अर्थात चाल अदिश राशि है, चाल में दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में दिशा साथ में दी गई होती है। इसका मतलब यह निकला कि दोनों का सूत्र थोड़ा सा अलग है। चाल दूरी बटा समय है, जबकि वेग विस्थापन बटा समय है। विस्थापन की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। अब यदि हम औसत वेग की बात करें तो औसत वेग हमारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का योग करके जब हम 2 का भाग लगा देते हैं तो वह हमारा औसत वेग आ जाता है। देखिए, इस सूत्र में हमेशा हम u से हमेशा प्रारंभिक वेग, v से हमेशा अंतिम वेग, t से समय और a से त्वरण को निरूपित करते हैं। इन सब संकेतों के बारे में कुछ संकेत तो आप अभी जान गए हैं और कुछ संकेतों के बारे में आगे हम व्याख्या करेंगे, आपको समझाएंगे। अब हम आगे चलते हैं और आपको चाल में वेग में अंतर बता दिया, और आपकी जो कार, मोटरसाइकिल, इस सब के अंदर जो चाल नापते हैं उस यंत्र को ओडोमीटर कहा जाता है। चाल मापने का यंत्र ओडोमीटर कहलाता है। परंतु एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि हमारी कार अथवा मोटरसाइकिल की चाल नापने वाला यंत्र जो है ओडोमीटर, यह किलोमीटर प्रति घंटा में हमारी चाल मापता है। और जब आप प्रश्न करेंगे तो उसके अंदर आपको मीटर प्रति सेकंड और ये सब चीज़ें भी आपको करनी पड़ सकती हैं। एक उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण 8.3, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, दूरियां दी हुई हैं, विस्थापन आप निकाल सकते हैं और समय दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि उषा के द्वारा 1 मिनट में कितनी दूरी तय की गई है। तो आप देखेंगे कि उषा के द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी 180 मीटर है, क्योंकि 90 मीटर तरणताल में एक दिशा में जाने पर और 90 मीटर वापस आने पर। जबकि 1 मिनट में उषा का विस्थापन 0 है। वह इसलिए है कि उषा जहाँ से तैरना शुरू करती है वहीं पर वापस आ जाती है। इस प्रकार विस्थापन 0 मीटर हो गया। अब हम सबसे पहले इसकी औसत चाल ज्ञात करेंगे। औसत चाल का सूत्र आपको पता है। तय की गई कुल दूरी में हम लिए गए कुल समय का भाग लगाएंगे। 180 मीटर में जब 1 मिनट का भाग लगाएंगे तो 180 बटा मीटर को सेकंड में बदल लेंगे तो हमें 60 से और भाग लगाना पड़ेगा, और इन दोनों को काटने पर हमारे पास उत्तर आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार जब हम
विस्थापन ज्ञात करेंगे। तो विस्थापन के लिए इसके बाद जब हम वेग ज्ञात करेंगे तो वेग के लिए हमारे पास सूत्र है विस्थापन, और विस्थापन में लिया गया कुल समय। तो आपको भी ध्यान है कि हमने ज्ञात किया था कि इसमें विस्थापन 0 मीटर था और 1 मिनट लग रहा था। 1 मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया था, इसलिए वेग 0 आता है। अर्थात इसी स्थिति में हमें वेग 0 प्राप्त होता है, जबकि हमारी चाल 13.9 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, आपको दूरी में, विस्थापन में, चाल में और वेग में अंतर पता लग गया है। दूरी और चाल अदिश राशियां हैं, इनमें दिशा नहीं दी होती है, जबकि विस्थापन और वेग दोनों सदिश राशियां हैं, इनमें दिशा संबद्ध रहती है। अब हम बात करेंगे वेग में परिवर्तन की दर। तो विद्यार्थियों, जब कोई गतिशील वस्तु गति करती है तो उसके वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। आपको एक नई चीज़ पता चलेगी, त्वरण। त्वरण यानी वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। मान लीजिए एक कार है, वह गति करना शुरू करती है तो धीरे धीरे उसकी गति बढ़ती जाएगी यदि हम उसको त्वरित करेंगे, और वेग में परिवर्तन होगा। तो त्वरण क्या है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में एक्सीलरेशन कहते हैं। गाड़ी में एक्सीलरेशन होता है जब हम एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो कार की, मोटरसाइकिल की, गाड़ियों की, वाहन की रफ्तार तेज हो जाती है, अर्थात वे त्वरित हो जाती हैं। तो जितना आप ज़्यादा उसको खींचेंगे लीवर को, उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ त्वरित हो जाएंगी। तो त्वरण को निकालने के लिए वस्तु के वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, यानी A बराबर V माइनस U अपॉन T। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि A त्वरण का प्रतीक है, V अंतिम वेग का प्रतीक है, U प्रारंभिक वेग का प्रतीक है, और T वह समय अंतराल है जिसमें कि वेग में परिवर्तन होता है। एक बात विद्यार्थियों आप जरूर ध्यान रखिए, जब कार की रफ्तार बढ़ती है तो त्वरण धनात्मक होता है, और जब गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो उसके वेग में कमी आती है, वह त्वरण नकारात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए उसे मंदन कहते हैं। अर्थात आपको स्पष्ट हो जाए कि अगर वो वेग बढ़ रहा है तो वह धनात्मक रहेगा, और यदि वेग कम हो रहा है तो वह ऋणात्मक होगा, जिसे हम मंदन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, त्वरण और मंदन के बारे में हमने काफ़ी स्पष्टता से जान लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। त्वरण भी एक समान होता है यदि निश्चित समय अंतराल में वस्तु समान वेग से त्वरित हो रही है तो वह त्वरण समान होगा। जैसे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में यदि कोई वस्तु गिरती है तो वह एक समान त्वरण से गिरती है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और छोटे g से उसे प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से त्वरण भी समान और असमान प्रकार का होता है। अब
हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं आगे इस तरह के प्रश्न ये आप करके देखें। आपसे सूत्र में जब आप मान रखेंगे त्वरण के में प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और उसमें लगे समय का, तो आपसे ये प्रश्न हो जाएंगे। अब हम गति के ग्राफीय प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं। गति के ग्राफीय प्रदर्शन से अभिप्राय ये है कि हम ग्राफ कागज पर एक ग्राफ की मदद से समय और दूरी का ग्राफ खींचेंगे। एक अक्ष पर समय लेंगे और दूसरे अक्ष पर दूरी लेंगे। आपको एक अक्ष पर दूरी लेनी है और दूसरे अक्ष पर समय लेना है। जैसा यहाँ पर x अक्ष पर समय लिया हुआ है और y अक्ष पर दूरी ली गई है। और जब हम इस पे ग्राफ खींचेंगे वस्तु की स्थिति के आधार पर, तो यदि वस्तु की समान गति है तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो आप देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है जिस पर दो बिंदु A और B मौजूद हैं। समय 20 मिनट, 40 मिनट तथा 60 मिनट है। दूरी किलोमीटर में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर है। एक समान चाल का कैसे पता लगता है इसमें कि यह हमेशा एक सीधी रेखा में दूरी समय ग्राफ होता है। अब हम इस ग्राफ के माध्यम से वेग ज्ञात करते हैं। तो यदि हम A और B बिंदुओं की बात करें तो A और B बिंदुओं के मध्य में वस्तु की जो चाल रही है या जो वेग रहा है वह दोनों बिंदुओं के स्थिति में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के अनुपात के बराबर है। मतलब आप B बिंदु पर कितनी दूरी तय करी थी, A बिंदु पर कितनी दूरी तय की है, B बिंदु पर कितना समय लगा और A बिंदु पर कितना समय लगा, इसे आप इस सूत्र में रख करके और ज्ञात कर सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि हम इस ग्राफ की मदद से और क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ग्राफ पर यदि हम दृष्टिपात करें तो यह ग्राफ एक सीधी रेखा में ना होकर के और एक वक्र है, अर्थात यह एक समान गति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो आपको यह सबसे पहले पता लग जाना चाहिए कि जब एक समान गति होगी तो आपको समय और दूरी का ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, जबकि असमान चाल में, असमान वेग में आपको वक्र रेखा प्राप्त होती है। चित्र 8.5 पर यदि हम देखें, ध्यान दें, तो चित्र 8.5 पर एक समान चाल से गतिमान कार का वेग समय ग्राफ है। देखिए विद्यार्थियों, ये दूरी समय ग्राफ नहीं है, यह वेग समय ग्राफ है। यहाँ पर हमने दूरी नहीं ली है, वेग लिया है और वह कार या वाहन एक समान चाल से 40 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, उसमें बिल्कुल वृद्धि नहीं हो रही है। और 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में हर जगह पर उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमें प्राप्त हो रही है। इस प्रकार जब हम इसे ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यह एक समान चाल से चलती हुई किसी कार का ग्राफ है और वह ग्राफ भी वेग समय ग्राफ है।
अब अगर इस वेग समय ग्राफ में कार के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है, हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो विद्यार्थियों, आपको सबको पता है वेग का सूत्र है वेग बराबर दूरी बटा समय, और इसको यदि हम व्यक्त करेंगे तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा दूरी बराबर वेग गुणा समय, S बराबर AC गुणा CD। यह इसलिए आ जाता है कि वेग आपको यहाँ से प्राप्त होता है और दूरी आपको यहाँ से प्राप्त होती है। इसलिए आप जब इसका मान सूत्र में रख देते हैं, AC का मान आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की निश्चित रफ्तार है और समय लगने वाला अंतराल है T2 माइनस T1। H हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये सारी गणना सेकंड में ना करके घंटों में कर रहे हैं। तो हमारा सूत्र हो जाता है 40 ब्रैकेट T2 माइनस T1 किलोमीटर। अर्थात यदि आप इस सूत्र पर ध्यान देंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यह इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई CD और चौड़ाई AC इसके बराबर है। ये चीज़ हमने पहले ही यहाँ अंकित कर रखी है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी आप वेग समय ग्राफ देखते हैं और उसे ग्राफ के रूप में निरूपित कर देते हैं, तो यह जो ग्राफ प्राप्त होता है, इसके प्रोजेक्शन डालने पर जो हमें आयत प्राप्त होता है, इसका क्षेत्रफल ही तय की गई दूरी को निरूपित करता है। यह आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब हम आगे चलेंगे कि इस ग्राफ से हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस सारणी में अलग अलग समय पर कार का अलग अलग वेग बता रखा है और यह बताने की कोशिश की गई है कि ग्राफीय निरूपण में एक तरफ हम वेग लेते हैं और दूसरी तरफ समय लेते हैं, और यदि एक समान गति है तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और इस पर यदि हम A बिंदु और E बिंदु पर ही विचार करें तो हम A बिंदु से एक लंब समय पर डालते हैं जो 10 सेकंड पर आ रहा है, और E बिंदु से एक जो समय डालते हैं, और इस प्रकार एक ये चतुर्भुज जैसी संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके हम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। सुविधा के लिए हम इस चतुर्भुज को बीच में D बिंदु पर एक लंब डाल करके A B C D आयत या वर्ग और A D E त्रिभुज, इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके और उसका योग करके हम इस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बाद में जो आपको गति के समीकरण आपको समझाए जाएंगे पाठ्य पुस्तक में, तो वो गति के समीकरण आपको इस तरह से समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपको सबसे पहले वेग और समय में ग्राफ खींचना है और जिन दो बिंदुओं के बीच में
आपको तय दूरी ज्ञात करनी है। उसके लिए आपको इस तरह से क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इसी तरह से असमान गति का ग्राफ भी आपके सामने है और यह असमान गति बताता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, जो हमने अभी तक ग्राफ विधि समझी है, उस ग्राफ को बना करके हम न्यूटन के गति के 3 समीकरण हैं, उन 3 समीकरण को हम स्थापित करेंगे। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो विद्यार्थियों, इन सब को अपन आगे हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, इस सूत्र को कैसे स्थापित किया जाए। इसके लिए हम एक दूसरी रिकॉर्डिंग बनाएंगे। धन्यवाद।